हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमने स्टार्ट कर दिए थे और इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा 3 आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और बच रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 3 हम जो हैं आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या पॉइंट्स दे रखे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टेम्परेरी इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन से इफेक्ट में क्या दे रखा है। तो उसको हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हमें कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और हमें याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दे रखा है टेम्परेरी इफेक्ट, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा था क्या होता है परमानेंट इफेक्ट। तो टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब क्या होता है अस्थायी। अस्थायी का मतलब हमेशा नहीं लगता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमेशा नहीं लगता तो कौन सी कंडीशन में लगता है। तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि कब लगता है और कब नहीं लगता। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि टेम्परेरी इफेक्ट है। आगे दे रखा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 पॉइंट और हो गए। क्या क्या पॉइंट हो गए? पहला तो ये हो गया टेम्परेरी। अगर इंडक्टिव से कंपेयर करें तो वो परमानेंट था, ये टेम्परेरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर है, जबकि इंडक्टिव में क्या था, पार्शियल ट्रांसफर था। अब यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर कौन से इलेक्ट्रॉन का है? पाई इलेक्ट्रॉन का। जबकि वहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन थे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड। बात एक ही है भाई, मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन मतलब वही होगा। अब मैं पाई इलेक्ट्रॉन कहूँ तो भी बात वही है, मैं कहूँ मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो भी बात वही है। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। अब मैं सिंपल रिएजेंट कहूँ या आउटर रिएजेंट कहूँ, बात एक ही है भाई। रिएजेंट तो रिएजेंट होता है। अब आउटर का मतलब ये हो गया कि मैंने जोर दे दिया कि वो बाहर से आप उसमें काम में ले रहे हो। आउटर में मैंने जोर क्या दे दिया कि भाई रिएजेंट बाहर से आ रहा है। तो अब यहाँ पर कंडीशन जो हम बात करते हैं टेम्परेरी की, वो क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन, वो शो नहीं करेगा। कंडीशन क्या है, कब शो करेगा? आउटर रिएजेंट की प्रेजेंस में शो करेगा, या सिंपल कहूँ रिएजेंट की प्रेजेंस में शो करेगा। क्लियर है? तो टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट या कंप्लीट जो है टेम्परेरी हो गया एक तो पहला पॉइंट। दूसरा हो गया कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट हो गया कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। चौथा पॉइंट क्या हो गया? कंडीशन क्या है? आउटर रिएजेंट। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने देख लिया ए और डबल बॉन्ड बी है। अब आपने क्या करा? साथ में रिएजेंट ऐड करा। रिएजेंट ऐड करने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। अब ए से बी पे भी जा सकते हैं और बी से ए पे भी जा सकते हैं। तो जब बॉन्ड ट्रांसफर आप करोगे तो क्या होगा? प्लस माइनस आएगा। ये मैंने आपको बता दिया था हेटेरोडाइटिक क्लीवेज में। अब यहाँ पर क्लीवेज नहीं हो रहा क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता तो बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। दोनों एटम सेपरेट नहीं हो रहे लेकिन चार्ज जरूर आएगा। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उस पर प्लस आता है और जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन पास आते हैं उस पर माइनस आता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वाली स्ट्रक्चर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? बी पे चले गए, तो बी पे माइनस आ गया, ए पे प्लस आ गया। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ए पे चले गए तो ए पे माइनस आ गया, बी पे प्लस आ गया। दोनों पॉसिबिलिटी है। अब ये तो क्या है कि जब रिएजेंट आपने ऐड कर रखा है तब ये कंडीशन है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लग रहा है। अगर आपने रिएजेंट रिमूव कर दिया तो आपने कंडीशन हटा दी जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो जैसे आपने रिएजेंट रिमूव करा वापस से ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा। कब हो रहा है? जब आपने रिएजेंट ऐड कर दिया तब। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कंप्लीट चार्ज नहीं है। जब आप रिएजेंट ऐड करेंगे तब कंप्लीट चार्ज आएगा, रिएजेंट हटा देंगे कंप्लीट चार्ज हट जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर टाइप की बात करें, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह के थे, प्लस और माइनस आई, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी 2 तरह के हैं, प्लस ई और माइनस ई। अब देखिए प्लस ई का मतलब क्या है और माइनस ई का मतलब क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एल्कीन है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है किस पे? एल्कीन पे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एल्कीन जो है उसकी खुद की नेचर न्यूक्लियोफिलिक होती है और एल्कीन पे कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। और एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा एल्कीन पर। दोनों क्या है? डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, कहीं भी अटैक कर सकता है। कहाँ पर करेगा वो हम कंडीशन नीचे देख लेंगे। तो ये प्लस ने अटैक करा कार्बन पे। अब मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे सपोज ये कंडीशन है, अटैक होने से पहले मान लेते हैं एक बार को कि एक पे प्लस है और एक पे माइनस है। तो इसको आप ऐसे समझो कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ माइनस आ रहा है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ प्लस आ रहा है। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि ये प्लस ने अटैक करा। अब प्लस कहाँ अटैक करता है? प्लस पे अटैक करता है, माइनस पे अटैक करता है? माइनस पे अटैक करता है, नो डाउट।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहीं शिफ्ट होंगे। इसका मतलब क्या है कि जहाँ माइनस आया वहीं प्लस ने अटैक करा है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, बॉन्ड बन गया। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको समझनी है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो वहाँ करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर मान लीजिए प्लस और माइनस आ रहा है तो कहाँ पर अटैक करेगा, माइनस पर अटैक करेगा। क्लियर। तो यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, माइनस पे प्लस जुड़ गया, बॉन्ड बन गया और ये प्लस रह गया। अब इसमें एक चीज़ और समझने की है, अगर न्यूट्रल स्पीसीज़ में आप प्लस का अटैक करवा रहे हो तो ओवरऑल रिजल्ट प्लस आएगा। ओवरऑल रिजल्ट का मतलब कि क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। और अगर मान लीजिए आप माइनस का अटैक कराते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल चार्ज बैलेंस होना चाहिए, कि अगर रिएक्शन के स्टार्ट में जो आप स्पीसीज ले रहे हो एक न्यूट्रल है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो फाइनल में क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर न्यूट्रल है और नेगेटिव है तो फाइनल में क्या होगा, एक नेगेटिव आएगा। और स्टार्टिंग में न्यूट्रल है तो रिजल्ट में भले ही चार्ज आ जाए लेकिन ओवरऑल क्या चार्ज होगा, जीरो। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने क्या लिया, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल शो कर रखा है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस एक एक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल। ये सिंपल बेसिक सी चीज़ें, ये आपको पता होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन जब बेसिक आते हैं तो हम कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक कर रहा है तो प्लस ई कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लस ई। अब ये जैसे प्लस ई तो इसका माइनस ई क्या होगा, जस्ट अपोजिट। जहाँ अटैक हो रहा है वहीं पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो प्लस ई, जहाँ अटैक हो रहा है उसके इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो माइनस ई हो जाएगा। अब जैसे नीचे वाला एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ पर। इसको आप ऐसे समझ लो कि जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो एक पे प्लस आएगा और एक पे माइनस आएगा। तो अगर अटैक करने वाली स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव अटैक करेगी, और अगर अटैक करने वाली स्पीसीज नेगेटिव है मतलब न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ अटैक करेगी, पॉजिटिव पे। तो ये प्लस स्पीसीज थी, ये माइनस पे अटैक करेगी मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन गए। और ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव स्पीसीज, ये अटैक कहाँ करेगी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ प्लस, प्लस पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये माइनस आ गया। तो अब आपने क्या देखा कि न्यूट्रल पे अगर प्लस ने अटैक करा तो ओवरऑल प्लस चार्ज आ रहा है, और न्यूट्रल पे अगर नेगेटिव ने अटैक करा तो ओवरऑल क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है कि ये माइनस ई इफेक्ट है। माइनस ई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर अटैक हो रहा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। प्लस ई का मतलब क्या है, जहाँ पर अटैक हो रहा है इलेक्ट्रॉन वहीं पर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो ध्यान रखना क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है, कंप्लीट ट्रांसफर किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, किसकी प्रेजेंस में, आउटर रीजन की प्रेजेंस में। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ क्या है, कंडीशन क्या दे रखी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर हेटेरो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, हेटेरो एटम का मतलब दो डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। अब मैंने मल्टीपल बॉन्ड कह दिया, इसका मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब ज़्यादा बॉन्ड, ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा, तो डबल या ट्रिपल। डबल में क्या है, एक सिग्मा एक पाई है, ट्रिपल में क्या है, एक सिग्मा दो पाई है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हेटेरो एटम है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की जो जगह है या जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। कैसे, कि अगर मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहाँ डायरेक्शन फिक्स है कि जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कहाँ होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रति। मतलब कहाँ शिफ्ट होंगे, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा किसकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ऑक्सीजन पे क्या गया, माइनस, और कार्बन प्लस। तो कहने का मतलब है अगर हेटेरो एटम है, जैसे कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कहाँ गया, नाइट्रोजन पे। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा है, कहाँ गया, ऑक्सीजन पे। तो अगर दो एटम के पीछे मल्टीपल बॉन्ड है तो डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। अगर एटम डिफरेंट है, कहाँ पर, जहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में है तो वहाँ पर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ तो फिक्स हो गई, एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर जब डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन, तो यहाँ पर दोनों एटम सेम है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ लिया था। तो जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब ये एक ग्रुप है तो ये क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है। क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ। इसको आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करूँगा मान लीजिए, तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, तो ये इस प्लस को स्टेबल कर देगा। और अगर मैं इसका रिवर्स करता कि यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता तो यहाँ माइनस आता, यहाँ प्लस होता, तो ये इसको माइनस को अनस्टेबल कर देता। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि मोर स्टेबल कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिए, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर, मतलब यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर।
अब ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। अब इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ तक देखिए 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और यहाँ पर एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ। क्लियर। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कार्बोकेटायन बन रहा है। सपोज क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। भाई मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है उसके बाद कार्बोकेटायन बन रहा है, तो अगर आप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेंगे तो कार्बोकेटायन क्या बनेगा, 2 डिग्री। और इलेक्ट्रोफाइल आप यहाँ अटैक करेंगे तो कार्बोकेटायन क्या बनेगा, 1 डिग्री। ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, 2 ग्रुप दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट हो गए। अब ये क्या है कि जो CCl3 है ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। अब आपको मैंने बता रखा है कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो प्लस चार्ज को स्टेबल करेगा, और माइनस आई अगर इफेक्ट है तो वो माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा। तो यहाँ पर CCl3 की मतलब इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो प्लस चार्ज को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ। समझ में आई बात। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कोई चीज़ रट लेते हैं। रट लेने से क्या होता है कि जब कंसेप्चुअली कोई डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो वहाँ हमारा गलत हो जाता है। कैसे कि मान लीजिए अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके कार्बोकेटायन बनाना है, तो मैं इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, 2 डिग्री है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करूँगा तो मुझे क्या लगेगा कि 3 डिग्री है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करूँगा तो मुझे क्या लगेगा, 3 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है कि हम क्या मानते हैं कि भाई ये 1 डिग्री दिख रहा है और ये 2 डिग्री दिख रहा है, लेकिन ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। एल्काइल ग्रुप नहीं है, वो CCl3 है, तो वहाँ पर वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है कि ये आपके इफेक्ट जो है इसको आप फॉलो कर लीजिए। इसको जब आप फॉलो करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल उस हिसाब से जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो आपको इस हिसाब से ध्यान रखनी है कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज जुड़ रही है या इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीसीज जुड़ रही है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डिसाइड होगी और उसी हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और जैसे मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ वहीं अटैक होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ। अब देखिए ये वाला जो केस है और ये वाला जो केस है, दोनों केस में आप देखेंगे कि एक में CCl3 ग्रुप है और एक में CH3 ग्रुप है। उससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के जो डायरेक्शन है फ्लो का वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसमें यहाँ आ रहा है और उसमें वहाँ आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो डिफरेंट तरीके से अटैक करेगा या डिफरेंट पोजीशन पे अटैक करेगा। अब ये जो आपके है ये आपके हेल्प होगी मार्कोनिकॉफ रूल में। मार्कोनिकॉफ रूल जब आप पढ़ोगे वहाँ पर आप क्या देखते हो कि आपके मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या देखते हो कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ा, तो एक्चुअल में वो डिसाइड इससे होता है। ठीक है, तो जब मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा कि ये आपके एज ए एप्लीकेशन पार्ट है। मार्कोनिकॉफ रूल थोड़ा सा बता देता हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि ये आपके जब डबल बॉन्ड है अनसिमेट्रिकल एल्किन में, तो वहाँ पर प्लस कहाँ जुड़ता है और माइनस कहाँ जुड़ता है। जैसे मान लीजिए HCl है, तो वहाँ पर आपने एक सिंपल सा रूल पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पर, और Cl का जुड़ रहा है यहाँ पर। ये आपने सिंपल रट लिया मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन बेसिकली वो समझ में आया कैसे कि यहाँ जुड़ रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये एप्लीकेशन है। अब कई बार क्या होता है कि आपने रट तो लिया हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेकिन जब ये वाला एग्जाम्पल आएगा तो वहाँ पर वो रटा हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको रटना नहीं है, कंसेप्चुअली समझना है। नेक्स्ट है रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर रेजोनेंस को ही मीजोमेरिक कहते हैं, तो कई बार क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है इलेक्ट्रोमेरिक में और मीजोमेरिक में। आपको ध्यान रखना है मीजोमेरिक का मतलब रेजोनेंस ही है। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले परमानेंट इफेक्ट है। तो ये पॉइंट तो क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट से सेम हो गया कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट सेम है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है और रेजोनेंस परमानेंट है। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है। दूसरा अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो अब आपको पता है कंप्लीट ही होगा, पार्शियल नहीं हो सकता। तो ये जो पॉइंट है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का, ये रेजोनेंस का और इलेक्ट्रोमेरिक का सेम हो गया। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और पार्शियल हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये सेम है इलेक्ट्रोमेरिक और रेजोनेंस का, कि पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और वो भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें वर्क अबव एंड बिलो बट नॉट इन मॉलिकुलर प्लेन, ये हम पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था कि जो आपके सिग्मा बॉन्ड होता है
उसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है। तो जब सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है तो जो मॉलिकुलर एक्सिस है, ये जो मॉलिकुलर प्लेन है, उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। लेकिन जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड अगर आपको ध्यान हो तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये अगर मॉलिकुलर प्लेन है तो पाई बॉन्ड जो होता है, पी ऑर्बिटल क्या होता है, मॉलिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर, और पाई बॉन्ड क्या होता है, पी बॉन्ड ही बना, पी ऑर्बिटल ही बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये मॉलिकुलर प्लेन है तो ये पी ऑर्बिटल ऐसे है ऊपर और नीचे। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है मॉलिकुलर प्लेन के ऊपर और मॉलिकुलर प्लेन के क्या होती है, नीचे होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो उसके जो इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, मॉलिकुलर प्लेन के ऊपर और नीचे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज कर रहा है। तो ये क्या है, वर्क अबव एंड बिलो बट नॉट इन मॉलिकुलर प्लेन। तो रेजोनेंस का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन का वो मॉलिकुलर प्लेन के ऊपर और नीचे काम कर रहा है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मॉलिकुलर प्लेन के अंदर काम कर रहा है या मॉलिकुलर प्लेन में काम कर रहा है। ये बेसिक से पॉइंट है, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस की, भाई रेजोनेंस में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है या क्या क्या खास बात आपको ध्यान रखनी है, तो ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिमेन सेम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो सेम रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्डिंग है, भाई जो एटम जिससे जुड़ा हुआ है वो उसी से जुड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिमेन सेम, मतलब जो एटम जिससे जुड़ा हुआ है उसी से जुड़ा रहना चाहिए। अगर उसकी पोजीशन चेंज होगी, मतलब एक एटम इससे जुड़ा हुआ है तो इसी से जुड़ा रहना चाहिए, अगर वो दूसरे से जुड़ गया तो फिर वो रेजोनेंस नहीं कहलाता। दे शुड डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यह है कि केवल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जो एटम जिससे जुड़ा हुआ है उसी से जुड़ा रहना चाहिए। अब देखिए नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन दे रखे हैं और ये आपके कार्बोनिल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड आप कह सकते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। अब इसके बाद जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाई तो हमने क्या देखा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया, मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन कम हो गया और ये हाइड्रोजन कम हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन पे चला गया। तो एटम की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। और एटम की पोजीशन चेंज हो जाती है फिर वो रेजोनेंस नहीं कहलाता। तो यहाँ पर क्या है कि ये रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये फिर कंडीशन है किसकी, तो आपको मैंने टॉटोमेरिज्म पढ़ा रखा है। तो टॉटोमेरिज्म मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल है। टॉटोमेरिज्म में क्या है कि यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया और ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड आ गया और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, एच आ गया, क्लियर। तो ये जो केस है ये टॉटोमेरिज्म का है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि टॉटोमेरिज्म में एटम की पोजीशन चेंज हो जाती है, रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि टॉटोमेरिज्म जो है वहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड के लिए वो हाइड्रोजन कौन से कार्बन का होना चाहिए, sp3 कार्बन का, मतलब वो कार्बन सैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन है कि वो सैचुरेटेड नहीं है, जैसे मान लीजिए कि ये कंडीशन हो जाए कि जो आपके कार्बन है वो सैचुरेटेड ना हो, जैसे मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड है और ये कार्बन है, तो अब ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जाता, ठीक है। इस कार्बन से ध्यान क्या रखना है कि टॉटोमेरिज्म के लिए जो हाइड्रोजन काम आएगा वो sp3 कार्बन का काम आएगा। तो ये आपके H यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये H यहाँ चला जाएगा। अब मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन है कि ये डबल बॉन्ड है, तो उस केस में क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो वहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट किससे होगा, sp3 कार्बन से ही होगा। तो उस केस में क्या हो गया कि ये आपके डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ आ गया, ये सिंगल, ये डबल और ये OH, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन भले ही थोड़ा दूर हो वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन इस कार्बन से नहीं आएगा, क्लियर है। तो ये जो केस है जहाँ पर आपके डबल बॉन्ड एक पहले से दे रखा है एक्स्ट्रा दे रखा है वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सटेंडेड, मतलब हाइड्रोजन क्या है थोड़ा सा दूर है। तो इस टाइप से भी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, क्लियर है। तो आरपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रोजन sp3 का होना चाहिए। अगर sp3 हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए कि पास में sp3 नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा दूर वो चले जाएगा कॉन्जुगेशन में, तो ये वाली जो कंडीशन है ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कहलाती है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में टॉटोमेरिज्म शो हो जाएगी, ठीक है। टॉटोमेरिज्म शो हो जाएगी अगर वो दूर भी है तो, लेकिन इस टाइप की कंडीशन में, क्लियर। चलिए वापस आ जाते हैं।
कार्बन नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीजन नेवर टेट्रावेलेंट, कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो लेविस स्ट्रक्चर है वो फॉलो होनी चाहिए। तो कैसे कि कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी शो कर सकता है, 5 शो नहीं कर सकता। नाइट्रोजन जो है वो 5 शो नहीं कर सकता, लेकिन नाइट्रोजन 4 शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर अगर आप प्लस चार्ज लगाएंगे, जैसे अमोनियम आयन होता है NSO प्लस है, तो वहाँ पर क्या है वो वैलेंसी फॉलो हो रही है उसकी। तो ये आपके कार्बन तो 4 ही रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है अगर प्लस आए तो, लेकिन 5 नहीं होगी दोनों की। ऑक्सीजन आप जानते हैं नॉर्मली 2 होती है, अगर एक प्लस आ जाए तो 3 हो जाएगी, लेकिन टेट्रावेलेंट नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती। क्यों? प्लस के बाद भी अगर आप चाहें तो आप बॉन्ड बनाएंगे तो वो ऑक्टेट फॉलो नहीं होगा, लुईस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी पॉइंट है। रेजोनेंस डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर मेन बात क्या है कि रेजोनेंस कर क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को कम कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम की कम होती है तो उससे क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजोनेंस क्या कर रहा है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, रेजोनेटिंग ऑब्लिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये हाइपोथेटिकल होते हैं। क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक। अब देखिए केमिस्ट्री में हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और वो भी क्या है, हाइपोथेटिकल। हाइब्रिडाइजेशन भी क्या था, हाइपोथेटिकल फिनोमेना था, लेकिन ये चीज़ों को समझने के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, हाइपोथेटिकल है, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो रियल स्ट्रक्चर है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होती है और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। यहाँ पर आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल देके। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बेंजीन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया और एक स्ट्रक्चर ये बनाया, और एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बना देते हैं, इसको आप चाहे ऐसे बना दो चाहे डॉटेड लाइन से बना दो। तो यहाँ पर क्या है कि ये और ये जो स्ट्रक्चर है ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हो, और ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो होता क्या है कि हम जब शो करते हैं हम क्या कहते हैं कि भाई ये एक स्ट्रक्चर थी और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गए, हम शो भी कर देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, ये यहाँ से यहाँ गए और ये यहाँ से यहाँ गए। तो हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गए, इसलिए इस स्ट्रक्चर से क्या स्ट्रक्चर हो गई, ये वाली स्ट्रक्चर बन गई। तो एक्चुअल में होता क्या है कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती है। मतलब हम सोचते हैं ना कि भाई इससे ये बन गई और इससे ये बन गई और इससे, ऐसा नहीं होता। ये केवल हम पेपर पे शो कर रहे हैं। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर या जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये हाइपोथेटिकल है, हम केवल समझने के लिए बनाते हैं क्योंकि ये पेपर पे बना सकते हैं। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो कि हम नॉर्मली पेपर पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ये हाइपोथेटिकल है और वो रियल है। आगे दे रखा है रेजोनेंस एनर्जी। तो देखिए रेजोनेंस एनर्जी कई बार क्या होता है, डेटा पूछ लेता है। जैसे एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो कई बार बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी पूछ लेता है, डेटा पूछ लेता है। तो रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, रेजोनेंस एनर्जी क्या दे रखी है, एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसकी एनर्जी, अभी हमने क्या पढ़ा था, रेजोनेंस डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोचते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी कोई एनर्जी सोच रहे हैं या इसकी कोई एनर्जी होनी चाहिए हमारे हिसाब से थ्योरेटिकल, इसकी कोई एनर्जी होनी चाहिए हमारे हिसाब से थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल ही होगी। क्यों? क्योंकि ये आपके थ्योरेटिकल इसलिए होगी क्योंकि एक्चुअल में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो आपके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो थ्योरेटिकल है, और एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटल आ रही है वो क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड की है। तो ये कह रहा है कि रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम ही होगी। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इसकी जो एनर्जी होगी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। अब आपने क्या करा, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो सारे बनाए, और उनमें भी जो आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल लग रहा है उसकी एनर्जी आपने ले ली। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, कोई कम ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, दोनों आपको आइडेंटिकल या देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, ठीक है। केवल आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा पोजीशन अलग है, बाकी सेम लग रहे हैं। तो इक्विवेलेंट जो स्ट्रक्चर है तो वहाँ तो सेम होगा। तो अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट नहीं भी होते तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम होती है या मान लीजिए सबसे स्टेबल होता है उसमें और रेजोनेंस हाइब्रिड में जो एनर्जी का डिफरेंस है, नो डाउट इसकी कम होगी और इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो अंतर आ रहा है वो क्या है, रेजोनेंस एनर्जी आ रहा है। तो कई बार हमारे क्वेश्चन ये आता है कि भाई रेजोनेंस ज़्यादा किस में है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ रेजोनेंस ज़्यादा है। रेजोनेंस ज़्यादा कब माना जाता है, जब रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रेजोनेंस ज़्यादा माना जाएगा, और रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू कम है तो रेजोनेंस कम माना जाएगा। स्ट्रक्चर कितने बन रहे रेजोनेटिंग, उससे रेजोनेंस हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है।
इसके बाद दे रखा है एनर्जी, मैंने आपको बता दिया रेजोनेंस एनर्जी क्या है। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच कैनोनिकल फॉर्म मस्ट बी सेम। जितनी भी आप कैनोनिकल फॉर्म बना रहे हैं, कैनोनिकल मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो सेम रहनी चाहिए। देखिए आरपीएससी इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछती है कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और लेस स्टेबल है। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, तो बाकी जो है आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखिए क्या पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। आपको मैंने बताया था कि आप रेजोनेंस एनर्जी से एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं कि ज़्यादा रेजोनेंस किस में है और कम रेजोनेंस किस में है, उसकी स्ट्रक्चर की संख्या से नहीं लगा सकते। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड में और फिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की अगर हम बात करें तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है RCOOH। अब मान लीजिए मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड ने H निकाल दिया तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर बन गई ऐसे RCO पे माइनस और ये डबल बॉन्ड O। तो अब आप इसको देखेंगे ऊपर वाली स्ट्रक्चर और नीचे वाली स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस आपको क्या लग रहा है, एक में ऊपर वाले पे डबल बॉन्ड है, एक में नीचे वाले पे। तो जब दोनों स्ट्रक्चर लगभग बिल्कुल सेम आपको दिखती है तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे, उन स्ट्रक्चरों हम कहते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। और दूसरा अगर मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल बनाया फिनॉक्साइड आयन का। किसका बनाया? फिनॉक्साइड आयन का। अब फिनॉक्साइड आयन में जब आप रेजोनेंस शो करेंगे तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन पे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल सेम नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि एक में ऑक्सीजन पे माइनस है और दूसरे में कार्बन पे। तो ये आपके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जब आप देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे अल्कोहल और फिनॉल में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो आप कहते हैं फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि फिनॉल में जब H+ आयन निकलता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है और वो फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस शो करता है। बिल्कुल सही बात है। तो फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस शो कर रहा है। लेकिन जब हम फिनॉल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपेयर करते हैं तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं, आप और बना सकते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के कम बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो दोनों बात चीज़ हो गई। क्या चीज़ हो गई कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। इसका हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़रूर ज़्यादा है लेकिन यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा है और इस वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। क्लियर? तो जहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है वहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होता है। क्लियर? तो रेजोनेंस ज़्यादा मतलब रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आगे दे रखा है कैनोनिकल फॉर्म हैविंग मोर कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो काफ़ी सारे कैनोनिकल फॉर्म होंगे। तो अभी आपने रेजोनेंस एनर्जी में कहा था कि भाई रेजोनेंस हाइब्रिड की और सबसे जो ज़्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सब स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बराबर नहीं होती। अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है तो बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट है, तो वहाँ पर सबकी एनर्जी बराबर नहीं होती। तो कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ज़्यादा होगी या स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या पॉइंट दे रखा है, कैनोनिकल फॉर्म हैविंग मोर कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक पॉइंट हमने पकड़ लिया, मोर कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टेबिलिटी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कौन सा, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है। इसको आप ऐसे समझ लो कि जिस कैनोनिकल फॉर्म में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है। इसको सिंपल सा ऐसे समझ लो, ठीक है। लैंग्वेज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, इसको सिंपल सा ये है कि जिस कैनोनिकल फॉर्म में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन आयन, या आयनिक स्पीसीज आप कह दो, देन आयनिक स्पीसीज, ऐसे कर लो आप। अब ये जो है पॉइंट, ये देखा जाए तो ऊपर वाले और नीचे वाले लगभग मिलते जुलते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे। और थर्ड पॉइंट दे रखा है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल देन लेस।
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर कोई एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, और कोई अगर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। ये कॉमन पॉइंट है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसकी प्रायोरिटी इनके बाद है, मतलब ये बाद में चेक करना है और ये पहले चेक करना है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH ये Cl ले लेते हैं, चलिए ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl ले लिया मैंने, इसको आप ले लीजिए, ठीक है। ये आपके मैंने एक मॉलिक्यूल बना लिया। अब जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैंने एक स्ट्रक्चर ये बना दी, फिर मैंने क्या कहा, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। तो जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो ये हो गया आपके CH2, इस पर माइनस आ गया, और ये हो गया CH डबल बॉन्ड Cl, ये इस पर आ गया प्लस। क्लियर? ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया समझने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, हालांकि हाइड्रोजन के भी होंगे, लेकिन अगर जो बॉन्ड दिख रहे हैं, क्योंकि कॉमन ही हाइड्रोजन, तो ये 2 और 1 3 आपको दिख रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 3 4 5 और 6। तो कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या बराबर है। इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट था, कैनोनिकल फॉर्म हैविंग मोर कोवेलेंट बॉन्ड, ये यहाँ पर लागू नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन आयनिक। अब अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि इसमें और इसमें आपको कौन सा ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट तो लागू हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है कि जो न्यूट्रल स्पीसीज है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आयनिक स्पीसीज। क्लियर? इसमें एक एक्सेप्शन है, लेकिन आपके लेवल का नहीं है तो नहीं बता रहा मैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी एक पॉइंट है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जो पहला पॉइंट है उसके लिए मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। अब यहाँ पर जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी कि ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। तो जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो क्या हुआ कि ये जो CH2 था इस पर माइनस आ गया, फिर ये CH, फिर आपने देखा कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये CH और ये CH2 पे क्या गया प्लस। अब जब आप बॉन्ड्स गिनेंगे, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन को छोड़ देते तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इस वाले केस में बॉन्ड जो दिख रहे थे 3 दिख रहे थे और इसमें भी 3 दिख रहे थे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर आपने देखा ये न्यूट्रल है और ये आयनिक है। अब जो नीचे वाला मैंने एग्जांपल लिया उसमें अगर जो बॉन्ड दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के भी हैं, खैर उसकी बात नहीं करें, 2 3 4 5 दिख रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर आपको मिल रही है दूसरी वाली उसमें 4 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट लागू हो गए। क्या लागू हो गए? जैसे मैंने आपको कहा था मिलते जुलते हैं, कैसे कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं, 5, हालांकि ज़्यादा ही है, हाइड्रोजन को मिला ले तो, और यहाँ दिख रहे हैं 4। तो इसके हिसाब से कौन सा स्टेबल है, ये, और इस ये आपके न्यूट्रल है और ये क्या आपके आयनिक है। तो उस हिसाब से भी क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये दोनों पॉइंट सेम है और सेम हिसाब से क्या आ रहा है, ये आपके आ रहा है। अब आपके ये दोनों तो आपके समझ में आ गया कि भाई आपके क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। न्यूट्रल है तो वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आयनिक। थर्ड पॉइंट को एग्जाम्पल से अगर समझें तो देखिए इसका एग्जाम्पल ये दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH कार्बोनिल कंपाउंड है और कॉन्जुगेशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पर ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और दोनों केस में मैंने क्या करा, एक बार इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरह शिफ्ट कर दिए और एक बार इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरह शिफ्ट कर दिए। तो जब आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो ये आपके क्या आ गया, नेगेटिव। कैसे हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन पे, तो कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। और दूसरे केस में मैंने क्या करा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन से चले गए, तो कार्बन पे नेगेटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर जब आप तीनों स्ट्रक्चर को आप देखेंगे और स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, यहाँ पर आपने क्या देखा, अगर आपको जो कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, जो दिख रहे हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो फर्स्ट वाले में 6, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इस वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो आपने क्या देखा, पहले वाले में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, 6 दिख रहे हैं और बाकी दोनों में 5 5 दिख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये हो गया। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट लागू हो गए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके न्यूट्रल भी है, आयनिक का कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो गया, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल से भी, ठीक
ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपके देखना है कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद आपको देखना है न्यूट्रल और आयनिक, और उसके बाद आपको देखना है थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और ये दोनों, अब क्योंकि यहाँ पर दोनों आयनिक हैं और दोनों में कोवलेंट बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है, तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। अब ये इक्विवेलेंट भी नहीं है जो बराबर हो जाए। अब इन दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे तो आपने क्या देखा कि जब दोनों पॉइंट चेक हो गए उसके बाद थर्ड पॉइंट चेक करना है। क्या देखना है कि स्ट्रक्चर क्या है, दोनों की जो बॉन्ड की संख्या है वो सेम आ रही है। अब आपको देखना है कि पॉजिटिव चार्ज किस एटम पे और नेगेटिव चार्ज किस एटम पे। इस पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फिर भी इस पर नेगेटिव चार्ज है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों में जो सेकंड नंबर का स्टेबल है वो ये है, और थर्ड नंबर का जो स्टेबल है वो ये है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है। इसके अलावा एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, एक होता है सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन का केस। क्या होता है सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन का केस। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने कहा CH2+ है और ये OH है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ली, सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल, ये मैंने कहा CH2+ और ये OH है। अब इससे होता क्या है कि ये लोन पेयर जो है ये यहाँ से यहाँ, तो जब ये यहाँ आ गया तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H, ठीक है, प्लस चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। अब यहाँ पर क्या है कि अब जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो पहले वाले में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, और दूसरे वाले में कितने दिख रहे हैं, 3। अब यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है ये लेस, दोनों में क्या है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो उस हिसाब से देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा स्टेबल दिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो पॉइंट है इसकी इंपॉर्टेंस बाद में आती है ऊपर वाले पॉइंट की। तो कोवलेंट बॉन्ड की संख्या क्योंकि इसमें ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस पर प्लस चार्ज नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर संख्या ओवरऑल बॉन्ड की क्या हो गई ज़्यादा, तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। आरपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन आजकल पूछने लग गई है कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी कम। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया और उसका प्रेफरेंस भी बता दिया कि आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा वहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल करवा दूँगा। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पॉसिबल है, मतलब कब कब रेजोनेंस हो सकता है और कब कब रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो रेजोनेंस की जो कंडीशन है कि कौन कौन सी कंडीशन में रेजोनेंस होगा और कौन सी कंडीशन में रेजोनेंस नहीं होगा वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर रेजोनेंस के सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उसके बाद जो भी कंडीशन दे रखी है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन की कंडीशन, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है तो वहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये जो कंडीशन है ये है आपके बेंजाइलिक और एलाइलिक की कंडीशन। ये दो कंडीशन जो है ये आपके क्या है, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद। अब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, और ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्री रेडिकल बना देंगे। कैसे, कि जैसे मैंने कहा बेंजाइलिक सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2+, ये मैंने कह दिया एलाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या कह दिया, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन कैसे हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब रेजोनेंस कैसे शो करेंगे कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये आपको ध्यान क्या रखना है कि बॉन्ड जहाँ से जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये बॉन्ड यहाँ से चला गया तो इस कार्बन से चला गया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है कि ये बॉन्ड जो है इस कार्बन पे था, ठीक है, ऐसे था, इस कार्बन पे इस साइड था। अब इस कार्बन से ये इस साइड आ गया तो बीच वाले कार्बन पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, मतलब उस पर तो बॉन्ड ऐसा का ऐसा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा, और इस पर क्या हो गया, एक बॉन्ड आ गया तो इसका प्लस चार्ज हट गया। बॉन्ड आ गया मतलब माइनस आता लेकिन प्लस पहले से, ये स्ट्रक्चर बन गई। अब आप दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो ये आपके हो गया एलाइलिक, ऐसे बेंजाइलिक हो जाएगा। बेंजाइलिक जब आप देखेंगे तो ये होगा CH2+। तो आप क्या देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, प्लस चार्ज है। तो ये आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर।
तो यहाँ पर जब आप रेजोनेंस शो कर रहे हैं तो एलाइलिक और बेंजाइलिक का केस है। कौन सा केस है? एलाइलिक और बेंजाइलिक का केस है। दोनों में क्या है? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज के। क्लियर? तो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। ध्यान रखना कि बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन पे एक है। अब मैं डायरेक्ट मान लीजिए ऐसे कर दूँ, इस पर प्लस चार्ज लगा दूँ, ये स्टेबल ज़्यादा नहीं है। क्लियर? ऐसी एलाइलिक तो स्टेबल है। अगर मान लीजिए विनाइल है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं है। तो ये वाला केस, ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे प्लस है, वो वाला केस ज़्यादा स्टेबल नहीं है। बेंजाइलिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और ये विनाइलिक ज़्यादा स्टेबल नहीं है, एलाइलिक ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर? विनाइल और एलाइल आयन मैंने आपको बता दिए। तो ये जो केस है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आपको करना है, तो बात तो वही है, बेंजाइलिक एलाइलिक सिस्टम हो गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो देखिए मैंने क्या करा, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, और यहाँ पर भी क्या लगा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ स्ट्रक्चर को, और ये जो स्ट्रक्चर है इस पर भी क्या लगा देता हूँ, नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या नेगेटिव चार्ज लगाने से कि जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अभी मैंने जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ले जाने थे। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो ये आपके हो गया CH2 माइनस और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है? ऐसे ही जो है आपके ये बेंजाइलिक है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जो डायरेक्शन है एरो जो है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, वो आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव में अलग डायरेक्शन है, नेगेटिव में अलग डायरेक्शन है। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड, ये आपके माइनस आ गया, ये यहाँ और ये यहाँ। ध्यान क्या रखना है कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मतलब नेगेटिव से आपने एरो शुरू करा है और पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक सी चीज़ें, ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगी। तो ये बेंजाइलिक और एलाइलिक का केस हो गया। ऐसे आपके डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। अब यहाँ पर या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या लोन पेयर भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl। ठीक है? तो यहाँ पर जो केस है वो यही वाला है, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में तो ये आ गया। अब इसके अलावा लोन पेयर भी हो सकता है। तो लोन पेयर का केस क्या है, ये नेगेटिव की जगह मैंने क्या कह दिया, लोन पेयर है। तो ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ये अभी हमने देख लिया था। क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसके बाद ये कह रहा है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप क्या करो, ऑड इलेक्ट्रॉन कर दो, जैसे एलाइलिक रेडिकल कर देते हैं। तो एलाइलिक रेडिकल में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा आपके CH2 रेडिकल, एलाइलिक रेडिकल हो गया। अब एलाइलिक जो रेडिकल हो गया है, तो अब ये रेजोनेंस शो करेगा। अब इसके केस में क्या है कि हाफ एरो से आपको शो करना है। कैसे? ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, मतलब ये डबल बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन उधर। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये और ये क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो मैं नीचे बना देता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसने और इसने बॉन्ड बना लिया, तो ये आपके रेडिकल हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, रेडिकल आ गया, एलाइलिक रेडिकल हो गया। क्लियर? इसके बाद ये कह रहा है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। अभी जो मैंने आपको 1,3 ब्यूटेडाइन वाला केस लिया था, ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो ये मैंने कहा ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो कार्बन पे इस वाले पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन गए, पॉजिटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्लियर? चलिए आगे अगर हम बात करें, कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड हो गया। लास्ट में दे रखा है लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी मैंने आपको सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन बता रहा था, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH ले लेते हैं इसको, और इसको कह देता हूँ OH, तो ये आपके प्लस चार्ज है। ठीक है? ये मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया। तो ये क्या है, लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। तो ये कॉन्जुगेशन में कैसे, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और अगला जो एटम है उस पर लोन पेयर। तो ये यहाँ से यहाँ, तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड OH और इस पर प्लस। अब ये जो केस है, ये सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड की संख्या आपको दिख रही है वो क्या है, कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी कॉन्जुगेशन की, ये सारी हमने देख ली। अब देखिए यहाँ पर रेजोनेंस हम पढ़ रहे हैं, तो रेजोनेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये तो हम समझ ही रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने जो रेजोनेंस समझा,
रेजोनेंस जो समझा, अब रेजोनेंस की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं, वो रीजनिंग का पार्ट है, वो रेजोनेंस की एप्लीकेशन का पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे काफ़ी सारे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे क्या होंगे, सॉल्व होंगे। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। अब देखिए रेजोनेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, प्लस आर और माइनस आर। और ये प्लस आर और माइनस आर का जो बेस है वो ये है कि रेजोनेंस के थ्रू जो ग्रुप है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आर कहलाएगा, और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आर कहलाएगा। तो प्लस आर में क्या है कि ये ग्रुप है, जैसे OH ग्रुप है, तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए। और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आ गया तो इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। फिर ये डीलोकलाइज हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, डबल बॉन्ड आ गया, माइनस चार्ज आ गया। फिर ये माइनस यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड आ गया, ये माइनस आ गया। फिर ये माइनस यहाँ से यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये वापस फिनॉल हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो OH ग्रुप है उसने क्या करे, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए, इस वजह से बेंजीन पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। वहीं पर ये नाइट्रो ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। फिर ये प्लस चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और प्लस चार्ज यहाँ आ गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, और ये आपके बन गए नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपके दो तरह के रेजोनेंस है, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर का मतलब जो ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो मतलब प्लस आर शो कर रहा है, और अगर कोई ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आर शो कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने और लेने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो रेजोनेंस के थ्रू बात कर रहा हूँ और किसी इफेक्ट की बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले में प्लस आर के लिए शोन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑब्लिक रिलीजिंग ग्रुप। तो ये कह रहा है कि कौन से ग्रुप से शो करते हैं, जो आपके बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ग्रुप क्या कर रहे हैं, प्लस आर शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की जो मैं बात कर रहा हूँ वो रेजोनेंस के थ्रू कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लीजिए रेजोनेंस है, तो वही ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है माइनस आई से। फॉर एग्जाम्पल OH ग्रुप जो है सॉरी OH ग्रुप जो है वो माइनस आई शो करता है, या फिर मैं कहूँ NH2 भी माइनस आई शो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप जो है वो माइनस आई शो कर सकता है, प्लस आई शो कर सकता है, लेकिन जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो वहाँ आपको अलग से ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बात? तो प्लस आई माइनस आई अलग से एग्जाम्पल याद रखने हैं, और प्लस आर और माइनस आर अलग से एग्जाम्पल याद रखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से दे रहा है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट से भी दे, इंडक्टिव इफेक्ट से ले भी सकता है। क्लियर है? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट अलग है, उसके एग्जाम्पल अलग है, और रेजोनेंस अलग है और उसके एग्जाम्पल अलग है। अब यहाँ पर मेन बात ये कि एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ कि आपके प्लस आर कौन से ग्रुप शो कर रहे हैं। ये ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहे हैं, अब ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है वो कौन से होंगे। तो आपको सबसे ध्यान क्या रखना है कि बेंजीन पर जो एटम डायरेक्टली जुड़ रहा है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर डायरेक्टली जो एटम जुड़ रहा है उसके पास लोन पेयर है तो वो क्या शो करेगा, प्लस आर शो करेगा। अब एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए OH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, O माइनस है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, NH2 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, SH है, सल्फर के पास लोन पेयर है, OR है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों के पास लोन पेयर है। अब यहाँ पर ये ग्रुप मैंने स्पेशली क्या है, इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके लिख दिया। शॉर्ट में आप लिख सकते हो OCOCH3 या R भी आप लिख सकते हो। ये मैंने ब्रॉड करके इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ जो वैलेंसी है या वो कौन से एटम से जुड़ रहा है। ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है, तो इसलिए क्या शो कर रहा है, प्लस आर। सिमिलरली ये आपके क्या है, NHCONH2। तो यहाँ पर ये एक तरह से सेकेंडरी अमाइड आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर जो वैलेंसी फ्री है वो नाइट्रोजन पे है, मतलब बेंजीन किस पे जुड़ रही है, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, पूछते हैं एग्जाम में कि ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या प्लस आर शो कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शोन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो देखिए यहाँ पर डोनेटिंग मतलब देने वाला और रिलीजिंग का मतलब भी देने वाला है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप किस सेंस में हो रहा है, रेजोनेंस के सेंस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट देखूंगा तो ये क्लोरीन माइनस आई शो करता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट अलग है, रेजोनेंस के इफेक्ट अलग है, एग्जाम्पल अलग है। अब अगर मैं बात करूँ माइनस आर की, शोन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पर पहचानना कैसे था कि डायरेक्ट जो एटम जुड़ रहा है उस पर लोन पेयर है। यहाँ पर कैसे पहचानना है कि जो एटम आपके जुड़ा हुआ है
उसके साथ एक हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है और मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको -R वाले ग्रुप कैसे पहचानने हैं कि बेंजीन पर जो डायरेक्टली एटम जुड़ा हुआ है, पहली बात तो उस पर लोन पेयर नहीं होगा, दूसरी बात उसके साथ एक हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, और वो भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ। एग्जाम्पल समझें, जैसे मान लीजिए NO2 को ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन उससे जो एटम जुड़ा हुआ है मल्टीपल बॉन्ड के साथ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये वाला जो स्टेप है इसके लिए ये कंडीशन अप्लाइड हो रही है। बाकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, तो अगर मैं CHO ग्रुप की बात करता तो ये कार्बन ऐसे होता, ये बेंजीन रिंग हो जाती, और ये डबल बॉन्ड O और ये H। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। तो आपने क्या देखा कि जो -R वाले ग्रुप है वो कैसे ग्रुप हैं, ऐसे ग्रुप जिसमें जो एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है, उसके पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन वो हेटेरो एटम से जुड़ा हुआ है, वो भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, किसकी, दूसरे एटम की, इस वाले एटम की तुलना में। तो यहाँ पर क्या हो गया, CHO हो गया, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। COR है, कीटोन कह सकते हो, साइनाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, अमाइड हो गया, एस्टर हो गया, और सेकेंडरी आप इसको अमाइड कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये मैंने ये वापस से गोला बनाया हूँ, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ ये कार्बोनिल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी देखने में लग रहा है ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। समझ में आ रही बात? तो ये दो ग्रुप अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर +R इफेक्ट शो हो रहा है तो ये बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज आ रहा है, और जो -R है वो क्या करता है, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है मतलब प्लस चार्ज आ जाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या दे रखा है, ओनली ऑर्थो एंड पैरा। अब देखिए बेंजीन की जब हम डेरिवेटिव के या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम उसको पोजीशन शो करते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा का मतलब क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा ये बेंजीन है और ये मैंने कहा कि कोई ग्रुप है X, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये मैंने कहा 1। अब अगर कोई ग्रुप में यहाँ लगा रहा हूँ तो 1 के बाद क्या आ रहा है 2, ठीक है, चाहे आप इसको यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, नंबरिंग क्या करेंगे, जहाँ से पास पड़ रहा है वहाँ से। तो 1-2 पोजीशन जो होती है उसको हम ऑर्थो कहते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं ग्रुप जो है यहाँ लगा रहा हूँ तो ये हो गया 1-2 और ये 3, तो 1-3 पोजीशन जो है वो मेटा कहलाती है, और 1-4 पोजीशन जो है वो क्या कहलाती है, पैरा। तो पैरा पोजीशन तो एक ही होती है, लेकिन ऑर्थो 2 हो सकती है, 2 होती है। तो ये मैंने कहा ये ऑर्थो हो गई, ये मेटा हो गई, और ये पैरा हो गई। तो यहाँ पर ऑर्थो का मतलब 1-2 से है, मेटा का मतलब 1-3 से है, और पैरा का मतलब 1-4 से है। तो अब आपने क्या चीज़ नोटिस करी कि जो माइनस चार्ज आया था वो ऑर्थो पैरा पे आया था, और जो प्लस चार्ज आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, ऑर्थो पैरा पे। इसका मतलब जो रेजोनेंस का इफेक्ट है वो केवल और केवल ऑर्थो पे लगता है और पैरा पे लगता है। इसका मतलब मेटा पे रेजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं लगता। बात समझ आएगी, मतलब मेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ग्रुप कौन सा है, ना तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। तो पहली बात ओनली ऑर्थो एंड पैरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी सारी चीज़ें समझने में हेल्प करेगा। इसके बाद इसने एक चीज़ और दे रखी है, इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है जो इम्पैक्ट था या जो इफेक्ट था उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जितना नेगेटिव ऑर्थो पे है उतना ही नेगेटिव पैरा पे, इंटेंसिटी बराबर है। ऐसे ही जितना पॉजिटिव ऑर्थो पे है उतना ही पॉजिटिव पैरा पे। कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस का जो इफेक्ट है, पहली बात तो ऑर्थो और पैरा पे लग रहा है, मेटा पे नहीं लग रहा। और रेजोनेंस की वजह से, केवल रेजोनेंस की वजह से जितना इम्पैक्ट ऑर्थो पोजीशन पे है उतना ही इम्पैक्ट पैरा पोजीशन पे, कोई अंतर नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता और केवल ऑर्थो और पैरा पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता। तो ये हम इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेरिजन में हमने क्या कहा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सारी पोजीशन पे लग रहा है। जैसे यहाँ पर हमने कहा केवल ऑर्थो पैरा पे, इंडक्टिव इफेक्ट सारी पोजीशन पे लग रहा है। 3 पोजीशन तो हमको पता है कौन सी, ऑर्थो मेटा पैरा। इसके अलावा एक पोजीशन और होती है जिस एटम पे डायरेक्टली ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं इप्सो। उसको क्या कहते हैं, इप्सो।
तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इप्सो पोजीशन पे भी लग रहा है, ऑर्थो पे भी लग रहा है, मेटा पे भी लग रहा है और पैरा पे भी लग रहा है। तो पहली बात तो इंडक्टिव इफेक्ट सारी पोजीशन पे लग रहा है, जबकि रेजोनेंस सारी पोजीशन पे नहीं लग रहा, केवल ऑर्थो पैरा पे। दूसरी बात, रेजोनेंस जो है वो डिस्टेंस के साथ उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस पर उसकी पावर डिपेंड नहीं कर रही, जबकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की जो पावर है, इंटेंसिटी है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। कैसे? सबसे ज़्यादा इप्सो पे, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। इसके अलावा रेजोनेंस से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट से सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। ये भी डिफरेंस हो गया, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन और इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट जो लगता है वो आपके लगता है, देखिए यहाँ पर पार्शियल ट्रांसफ़र है, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र है। और एक चीज़ और, इंडक्टिव इफेक्ट प्लेन के अंदर लग रहा है और रेजोनेंस जो है वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे लग रहा है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए। अगर स्टेटमेंट वाइज कोई सा भी क्वेश्चन आता है, कोई से भी कंसेप्ट आते हैं, वहाँ पर आपके कंसेप्ट क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। तो देखिए अभी वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम रेजोनेंस की एप्लीकेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन और उसकी एप्लीकेशन जो है वो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे।